हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आयाम करियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल माजिद खान। गाइस, हम बात करेंगे आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के बारे में फॉर द चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। गाइस, साइटोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल आते हैं और इससे रिलेटेड दूसरे चैप्टर्स में भी क्वेश्चंस आते हैं। सो गाइस, हमें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। जितनी ज़्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा स्कोर अपने मेन नीट के एग्जाम में कर पाओगे गाइस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। राइट, हम लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल होते हैं और जिनके आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। आप भी टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, ईयर वाइज क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। राइट, चलो काम शुरू करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इन द फिगर करेक्टली मैचेस विद द फंक्शन। सो गाइस देखो, ये जो फोटोग्राफ है ये डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर से उठाया हुआ है। ऐसे ही फोटोग्राफ्स आपको वहां देखने को मिलेंगे। अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो आपको यहाँ पर ये न्यूक्लियस नजर आ रहा है और न्यूक्लियस के बाद ये जो पार्ट नजर आ रहा है गाइस, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है जिसमें आपको बहुत सारे राइबोसोम नजर आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शो कर रहा है। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं, देखना है कि इनके फंक्शन से कौन सा सही मैच करता है। तो ये गोल्जी नहीं है, गोल्जी नहीं है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? क्या फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन करता है? नहीं, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स करता है डायरेक्टली। सो आंसर वुड बी सी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लेज अ मेजर रोल। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मेजर रोल क्या होता है गाइस? डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, उस बात को जरा समझिएगा आप कि अगर मैं बोलूं कि ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो प्लीज मान लेना। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यहां पे राइबोसोम्स है ना, और प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो कि डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मगर ये कॉन्सेंट्रिक डिस्क होती हैं। कैसी डिस्क होती हैं गाइस? कॉन्सेंट्रिक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, जिस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर से डिफरेंट वेसल्स निकलते हैं, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स निकलते हैं, लाइसोसोम्स बनते हैं। ठीक है ना। अब सवाल यह है कि यहां पर फंक्शन क्या हो रहा है। तो एक फंक्शन तो हो गया कि ये वेसल्स वगैरह बनाते हैं। दूसरा फंक्शन क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जहां पे राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं गाइस, यहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। यहां पे क्या होता है? यहां पर प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। और प्रोटीन के फॉर्मेशन होने के बाद गोल्जी तक इनको पहुंचाया जाता है ना। और गोल्जी में इन प्रोटीन्स को पहुंचाने के बाद यहां पर इन प्रोटीन्स के अंदर गाइस ग्लूकोज का एडिशन हो सकता है। राइट, यहां पर इनके पास ग्लूकोज का एडिशन हो सकता है, या इन प्रोटीन के साथ यहां पर लिपिड का एडिशन हो सकता है। यानी कि मेन मैन्युफैक्चरिंग होती है प्रोटीन्स की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, और गोल्जी के अंदर पैकेजिंग होती है, असेंबली होती है प्रोटीन्स के साथ लिपिड की, प्रोटीन्स के साथ ग्लूकोज की। राइट, तो असेंबली एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलो देखते हैं ऑप्शन में क्या कहा है। इन द डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, बिल्कुल गलत बोला है। डाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम का मेन इन्वॉल्वमेंट होता है डाइजेशन में। राइट, एनर्जी ट्रांसफरिंग की बात करोगे तो मेजरली क्लोरोप्लास्ट के अंदर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो सकता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी ट्रांसफर होता ही होता है। राइट, इन द पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोसाइडेशन, ये एक अच्छा पॉइंट है। क्या बोल रहे हैं? देखो, जो प्रोटीन बनने की प्रोसेस होती है गाइस, उस प्रोटीन बनने की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है ना। और ट्रांसलेशन कहां होता है? ट्रांसलेशन होता है इन राइबोसोम्स के ऊपर ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होता है। राइट, तो यहां पे ट्रांसलेशन की प्रोसेस हो रही है। इसके बाद जब इन प्रोटीन्स में मॉडिफिकेशन होता है, कब मॉडिफिकेशन होगा? प्रोटीन बनने के बाद, तभी तो बोल रहे हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। प्रोटीन बनने के बाद जो मॉडिफिकेशन होता है गाइस, जिसमें ग्लूकोज का एडिशन हो सकता है, ग्लाइकोसाइडेशन हो सकता है,
वो होता है गोल्जी एपरेटस के ऊपर। सो यस, इसका सही आंसर होना चाहिए सी। फोर्थ भी चेक कर लेते हैं। इन ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी एंड ट्रांसफरिंग इनटू द केमिकल एनर्जी, ये काम तो प्लांट्स के अंदर होता है, स्पेशली क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये काम होता है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर वुड बी सी। The next question is the major site for synthesis of lipid is। लिपिड का सिंथेसिस कहां होता है गाइस? तो ये बात आप समझिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर हम देखें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर हम देखें तो ये दो तरह का हो सकता है। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं और इसीलिए यहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस यानी कि ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है। मगर एसईआर में राइबोसोम्स जो होते हैं ना वो प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, और इसीलिए यहां पे प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता, यहां पे सिंथेसिस होता है लिपिड का। याद रखिए गाइस, लिपिड और लिपिड से एसोसिएटेड चीजें, लिपिड वाले हार्मोन्स, इन सब का फॉर्मेशन होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो देखते हैं द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइट गाइस, अगर हम देखेंगे सिम्प्लास्ट, तो सिम्प्लास्ट हम बोलते हैं एक तरह के लिविंग पाथवे को, एक तरह के लिविंग पाथवे को हम बोल देते हैं सिम्प्लास्ट। राइट, और ये वाटर ट्रांसपोर्ट में काम करता है, तो इसका आंसर ये नहीं है। न्यूक्लियोप्लाज्म इज द प्लाज्मा ऑफ न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, तो गाइज ये भी इसका आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर वुड बी SER। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, कई जगह से इसको कनेक्शन मिल रहा है, एग्जाम्स में आने के चांसेस भी काफी ज्यादा है इसके, जरा समझना। पहला पॉइंट दिया है सेंट्रियोल, तो बेटा सेंट्रियोल कहां प्रेजेंट होता है? याद रखना, सेंट्रियोल्स जो होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रियोल्स जो होते हैं ना वो बने होते हैं टिब्यूलिन प्रोटीन के और माइक्रोट्यूब्यूल्स के। काहे के बने होते हैं? वो बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, और माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए होने के कारण ये सेंट्रियोल कई सारे स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे कि ये सीलिया बनाता है, फ्लैजिला बनाता है, एस्टर्स बनाता है। राइट, तो ये सब चीजें ये बनाने का काम करता है। और अगर हम सीलिया और फ्लैजिला देखें तो इनकी जो बेसल बॉडी होती है वो भी सेंट्रियोल ही बनाता है। राइट, जैसे कि अगर मैं आपके सामने एक यूकैरियोटिक सेल बनाऊं, राइट, एक यूकैरियोटिक सेल बनाऊं, तो उस यूकैरियोटिक सेल में जो सबसे बेस वाला पार्ट है सीलिया और फ्लैजिला का, ये वाला पार्ट जो इस तरह से प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बेसल बॉडी। बेसल बॉडी से सेकंड पार्ट प्रेजेंट होता है हुक, और हुक से थर्ड पार्ट प्रेजेंट होता है फ्लैजिला का फिलामेंट। राइट, सो गाइज ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी, और ये बेसल बॉडी भी बनी हुई होती है सेंट्रियोल की, तो यहां हम लिख देंगे ए के सामने 4। ठीक है, सेकंड देखते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होता है गाइस? तो क्लोरोफिल हमेशा प्रेजेंट होता है थैलेकॉइड्स के बीच में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोरोफिल कहां होगा? थैलेकॉइड्स के अंदर प्रेजेंट होगा। तो अगर आप देखें ये है क्लोरोप्लास्ट जो कि एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। राइट, तो इसके अंदर की तरफ इस तरह से थैलेकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। कभी कभी थैलेकॉइड अकेला होता है और कभी कभी थैलेकॉइड जो है ना ये ग्रेना के फॉर्म में एक के ऊपर एक पाइलअप होते हैं। मगर इन्हीं थैलेकॉइड्स के अंदर यहां कहीं पर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। राइट, यहां प्रेजेंट होता है। सो गाइज आप देखोगे कि क्लोरोफिल का ऑप्शन में क्या आ गया? थैलेकॉइड्स। अब ये वर्ड आपको गाइज याद रखना है, क्रिस्टिया या क्रिस्टी। सो गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लो कि अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया बनाओ, देखो मैं बोलता हूं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का ये आउटर मेम्ब्रेन है, और आउटर मेम्ब्रेन के बाद ये जो आप देख रहे हो ये इसका इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है ना, ये रहा इसका इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन पे ये जो फोल्डिंग्स आप देख रहे हो गाइस, इन फोल्डिंग्स को हम लोग कहते हैं क्रिस्टी। ठीक है,
क्रिस्टी। तो इन फोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज क्रिस्टी, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1। जबकि लास्ट वर्ड देखो, देखो ये राइबोसोम नहीं लिखा है, ये लिखा है राइबोजाइम। जाइम का मतलब है एक तरह का एंजाइम, राइट, जो कि बना है आरएनए वाले मटेरियल से। तो जब आरएनए एज अ एंजाइम एक्ट करता है तब हम उसको बोलते हैं राइबोजाइम। और आरएनए काहे का बना है? आरएनए बना हुआ है न्यूक्लिक एसिड्स का, राइट। तो डी का आंसर हो जाएगा 3। हमारा क्या आंसर आ रहा है? 4213, 4213 आंसर वुड बी ए, राइट गाइस। अब ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, कनेक्टेड है। देखो जरा क्या लिखा है, सेलुलर ऑर्गेनल्स विद मेम्ब्रेन्स आर। सो गाइस आपको समझना पड़ेगा कि अगर हम ऑर्गेनल्स की बात करें, अगर हम ऑर्गेनल्स की बात करें तो ऑर्गेनल्स जो होते हैं ना, ये 3 तरह के ऑर्गेनल्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं होता, राइट, देयर इज नो मेम्ब्रेन। कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं है। कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास केवल सिंगल मेम्ब्रेन होता है, और कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास डबल मेम्ब्रेन होता है, राइट। तो नो मेम्ब्रेन वाले जो ऑर्गेनल्स हैं वो कौन कौन से हैं गाइस? वो है राइबोसोम, है ना। और दूसरा क्या है? दूसरा है सेंट्रोजोम। तो याद रखना गाइस, सेंट्रोजोम जो बना है वो बना है सेंट्रियोल का। तो ये 4 पार्ट्स, ये 3 पार्ट्स, राइबोसोम, सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल, ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, गोल्जी एपेरेटस की, लाइसोसोम की या वैक्यूल्स की, ये सारे के सारे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। जबकि अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की, या हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो ये तीनों जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। तो बस इजी है, अपना मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनल ढूंढ लो किस किस में मेम्ब्रेन है। तो यहां पे देखा जाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन होता है, राइबोसोम के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होता, चला गया है ऑप्शन। यहां पे भी दिया है लाइसोसोम होता है मेम्ब्रेन, गोल्जी पे मेम्ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पे होता है, तो आंसर ये होना चाहिए। यहां पे दिया है राइबोसोम, गलत दे दिया, ये गलत दे दिया। सो आंसर हियर वुड बी B. Now the next question is quite complex and quite important, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी चीजें एक साथ मिला के दी हैं, इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा सॉल्व करने में। क्या दिया हुआ है? थैलेकॉइड, क्रिस्टिया, सिस्टर्ने और क्रोमेटिन्स के बारे में दे दिया है। पूरा चैप्टर को एक साथ कंबाइन करने की कोशिश किया इन्होंने। पहला पॉइंट दिया है कि थैलेकॉइड्स क्या होते हैं। सो गाइज अगर हम देखें तो ये रहा हमारा क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टेड, है ना। तो हम जानते हैं क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टेड जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। तो इसकी ये 2 मेम्ब्रेन्स हैं। इसके अंदर जो कुछ भी है गाइस, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। और इन्हीं स्ट्रोमा के अंदर इस तरह से प्रेजेंट होते हैं थैलेकॉइड्स। कभी कभी एक थैलेकॉइड होता है और कभी कभी एक से ज्यादा थैलेकॉइड एक दूसरे पे रखे होते हैं, तब हम इसको बोलते हैं ग्रैना, ग्रैना, ठीक है। अब पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है कि थैलेकॉइड्स क्या है? तो थैलेकॉइड्स आर फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक इन द स्ट्रोमा। सो यस, थैलेकॉइड का हो जाएगा 3, ठीक है। सेकंड वर्ड देखो, क्रिस्टिया और सिस्टर्न है। बेटा ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन बनाएं तो वो ऐसा नजर आता है, और इसी माइटोकॉन्ड्रिया का जब हम इनर मेम्ब्रेन बनाते हैं गाइस, तो इनर मेम्ब्रेन काफी ज्यादा हमें कॉन्वुलेटेड नजर आता है, इस तरह से घुमा हुआ नजर आता है। अगर ऐसा है तो इसकी जो हर फोल्डिंग्स आप देख रहे हो, ये हर फोल्डिंग है क्रिस्टा, राइट, क्रिस्टा। यानी कि क्रिस्टा जो है ना, इट इज द इनफोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया 4, राइट। जबकि अगर हम सिस्टर्ने देखें गाइस, तो सिस्टर्ने, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना, कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ये कॉन्वुलेटेड पार्ट सिस्टर्ने कहलाते हैं, और इसी सिस्टर्ने से बनता है गोल्जी एपेरेटस, है ना। तो ये जो गोल्जी एपेरेटस आप देख रहे हो गाइस, ये गोल्जी एपेरेटस का जो डिस्क देख रहे हो, ये डिस्क भी सिस्टर्ने ही कहलाते हैं, राइट। क्या कहलाते हैं ये सब? ये सब कहलाते हैं सिस्टर्ने, CISTERNE,
CERNAE, सिस्टर्ने, राइट। सो गाइज याद रखना, सिस्टर्ने जो है वो है गोल्जी का डिस्क शेप सैक्स, राइट। तो ये इसका हो जाएगा 1। और क्रोमेटिन का क्या बचेगा? क्रोमेटिन का बचेगा 2, राइट। क्यों बचेगा जरा समझना। क्रोमेटिन, देखो जरा यहां लिखा है वर्ड क्रोमेटिन, तो बेटा क्रोमेटिन क्या है ये समझना कि जब डीएनए प्रोटीन के साथ, हिस्टोन के साथ कंबाइन होता है तो एक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन, राइट। कलरफुल, क्रोमा मतलब कलरफुल, टिन मतलब थिन फाइबर्स या थ्रेड्स, तो कलरफुल थ्रेड्स को हम बोलते हैं क्रोमेटिन। और ये क्या है? कंडेंस्ड डीएनए का स्ट्रक्चर है, यस। तो इसका हो जाएगा 2। सीक्वेंस आ गया 3 4 1 2, 3 4 1 2, राइट। आंसर वुड बी सी, सॉरी 3 4 1 2, आंसर वुड बी डी, नॉट सी। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलो गाइज, ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल। गाइज याद रखो, जब कभी भी आप क्वेश्चन की बॉडी पढ़ो, ये मेन पार्ट पढ़ो, तो इसमें इस तरह के वर्ड्स को आपको हाईलाइट करना है, जैसे मैंने हाईलाइट किया है। नॉट लिखा हो, एब्सेंट लिखा हो, इनकरेक्ट लिखा हो, इनएप्रोप्रिएट लिखा हो, क्यों? ताकि आपको समझ में आए कि हमें नेगेटिव वाला सर्च करना है या पॉजिटिव वाला, वरना हम जल्दबाजी में पॉजिटिव का फर्स्ट वाला ही टर्न कर लगाते हैं और गलत हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान से समझना इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल। सो गाइज, अगर मैं एक प्रोकैरियोटिक सेल बनाऊं यानी कि बैक्टीरिया, तो ये रही बैक्टीरिया की सेल की वॉल, है ना। और बैक्टीरिया की सेल के वॉल के बाद आप समझना इसके अंदर की तरफ होता है मेम्ब्रेन। क्या होता है ये जो स्ट्रक्चर है ये है इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब गाइस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही कुछ इनफोल्डिंग्स होती हैं ऐसी, राइट, जिनको हम लोग बोल देते हैं मीजोजोम। क्या बोलते हैं इनको हम? मीजोजोम। सो यस, मीजोजोम्स आर फाउंड इन बैक्टीरिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर फाउंड इन बैक्टीरिया। और अगर देखा जाए इनके पास क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए, नेकेड डीएनए प्रेजेंट होता है, और इसी के आसपास यहां पर बहुत सारे राइबोसोम्स पाए जाते हैं। बस याद ये रखना है कि ये राइबोसोम्स 70S राइबोसोम्स होते हैं, मगर ये जो डीएनए है ये किसी मेम्ब्रेन बाउंड पार्ट में नहीं है, यहां कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो अगर मेम्ब्रेन नहीं है, डीएनए डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में पड़ा है, तो इस एरिया को हम लोग बोल देते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड और जिनोपोर। अगर ऐसा है गाइस, तो यहां पे कोई न्यूक्लियर एनवलप देखने को हमें नहीं मिलेगा, और आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द मिसमैच। देखो गाइस, फिर से वही बात आ गई है कि यहां पर हमें इस तरह के वर्ड्स को अंडरलाइन करना है, जैसे यहां लिखा है मिसमैच, है ना। मैच नहीं ढूंढना है, मिसमैच वाला वर्ड हमें ढूंढना है। तो गाइज पहला बात है गैस वैक्यूल्स और ग्रीन बैक्टीरिया। गाइज ग्रीन बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे, या इसको हम लोग बोलते हैं सायानो बैक्टीरिया। और गाइज याद रखिएगा, ये जो सायानो बैक्टीरिया होते हैं ये जनरली गोल कोकस शेप के बैक्टीरिया होते हैं, कभी कभी स्पाइरल बेसिलस शेप के भी होते हैं, बट इनमें से किसी के पास भी फ्लैजिला नहीं होता, राइट। और इनके पास बहुत सारे गैस वैक्यूल होते हैं। पॉइंट इज कि अगर ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस में ऑफ कोर्स ऑक्सीजन निकलेगी और ऑक्सीजन के गैस वैक्यूल्स यहां पर नजर आएंगे। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, ये तो सही हो गया। सेंट्रल वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स, ये थोड़ा गड़बड़ दे दिया। देखो अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें, मानो ये एनिमल सेल है, तो बेटा एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, और अगर सेल वॉल नहीं होती तो इनके अंदर क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्सोसाइटोसिस हो जाती है, राइट। और एक्सोसाइटोसिस होगा तो जितना भी वेस्ट मटेरियल है, राइट, वो सारा वेस्ट मटेरियल बाहर चला जाएगा, तो वैक्यूल का साइज इन सेल्स के अंदर बहुत छोटा छोटा होगा। जबकि अगर हम प्लांट सेल्स को देखें जहां पर प्रॉपर सेल वॉल पाई जा रही है, तो सेल वॉल के कारण क्या होगा गाइस कि जितना वेस्ट मटेरियल है वो सारा का सारा एक सेंट्रल पार्ट में पड़ा होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल वैक्यूल,
राइट, और न्यूक्लियस साइड में चला जाएगा, न्यूक्लियस साइड में चला जाएगा। अगर ऐसा है तो हम इसको बोलते हैं भैया वैक्यूल ज्यादा बड़ा हो गया है कि वो सेंटर में चला गया, हम इसको बोल देते हैं लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, जो कि प्रेजेंट होता है प्लांट सेल के अंदर, ना कि एनिमल सेल के अंदर। तो ये गलत पॉइंट हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रोटिस्ट्स आर यूकैरियोट्स। ऑफ कोर्स जितने भी प्रोटिस्टा होते हैं जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, राइट, ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है ना ये यूकैरियोटिक होते हैं। साथ ही साथ ये सारे के सारे यूनिसेल्यूलर नेचर के होते हैं। तो यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स आर प्रोटिस्ट, बिल्कुल सही ऑप्शन दिया हुआ है। हाँ, फोर्थ ऑप्शन दिया है मिथेनोजेंस। जरा वर्ड को ब्रेक करो, मिथेनो। क्या आपको लग रहा है ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मीथेन का फॉर्मेशन करते हैं? तो अगर मीथेन को फॉर्मेशन करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं गाइस, वो होते हैं आर्की बैक्टीरिया, राइट। और ये जो आर्की बैक्टीरिया हैं दे आर द टाइप ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक दिया है। तो जो सिर्फ गलत ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया है बी, और यही हमारा करेक्ट आंसर भी हो गया, बी। Now guys, the next question is a cell organelle containing hydrolytic enzyme is। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको बताना है कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स किस में भरे होते हैं। सो गाइस, लाइसोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जिसमें अबाउट 40 काइंड्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। कितने टाइप के? 40 टाइप के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। अब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते क्या हैं जरा समझना। अगर हम देखें तो यहां वर्ड है वाटर, वाटर का मतलब क्या हो गया? हाइड्रो, राइट, और लाइटिक का मतलब हो गया टू ब्रेक, राइट। तो वो एंजाइम जो कि मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं वाटर के अंदर, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहलाते हैं। जैसे कि प्रोटीएज, प्रोटीन को ब्रेक करने वाला प्रोटीएज, लिपिड को ब्रेक करने वाला लाइपेज, राइट, शुगर्स को ब्रेक करने वाला सुक्रेज, इन्वर्टेज, माल्टेज, राइट, पेप्टाइडेज, राइट। बहुत सारे एंजाइम यहां पर ऐसे प्रेजेंट होते हैं। तो इवेंचुअली ये सारे बायोमोलिक्यूल्स को ब्रेक कर सकते हैं। आंसर वुड बी ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है, देखो जरा। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर, राइट, और इसमें लिखा है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है, जरा समझना। तो देखो गाइस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट अगर हम दोनों को देखें तो दोनों ही सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स होते हैं। चाहे क्लोरोप्लास्ट हो चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, दोनों में ही खुद का डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। तो जब खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होगा तो ये अपने काफी सारे प्रोटीन्स खुद ही बना लेंगे। अगर ऐसा है तो हम इनको बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर्म्ड बाय, ऑप्शन बी, फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है कि भाई ये दोनों ऑर्गेनल्स होते हैं ये प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल से डिवाइड करके बनते हैं। फिजन प्रोसेस कहलाता है। क्या कहलाता है प्रोसेस? फिजन की बेसिक प्रोसेस से दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, बिल्कुल सही लिखा है। एंड दे कंटेन डीएनए, बिल्कुल सही लिखा है, ये भी डीएनए इनके अंदर होता है। बट दे डू नॉट हैव, दे डू नॉट हैव प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, ये गलत लिख दिया। अरे प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है ना उनके पास डीएनए है, उनके पास राइबोसोम है। तो आप जानते हो कि डीएनए से बनता है आरएनए, और राइबोसोम के ऊपर इस आरएनए से बन जाता है प्रोटीन, है ना। तो उनके पास प्रोटीन सिंथेसाइज करने की मशीनरी है, यहां लिख दिया है नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो हो गया गलत। तो ए सही स्टेटमेंट है, बी गलत स्टेटमेंट है। आंसर वुड बी ए। Now, question is, water soluble pigments found in plant cell vacuoles are। Now guys, एक बात समझना, जैसे ही हमारे दिमाग में पिगमेंट्स वर्ड आता है, लिखा हुआ आता है, तो हमारे दिमाग में नाम कौन सा आता है? करेक्ट, क्लोरोफिल, है ना। तो गाइज याद रखो, हर वो पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है वो लिपिड वाला, लिपिड सॉल्युबल, लिपिड नेचर का पिगमेंट है, यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे कि हम क्लोरोफिल की बात करें तो ये भी लिपिड के अंदर इजीली डिसॉल्व, लिपिड नेचर का है ये। कैरोटीनॉइड्स भी लिपिड नेचर का है, ज़ैंथोफिल भी लिपिड नेचर का है
है ना। और अगर ऐसा है तो ये लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे। ये लोग किस में होंगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे, जैसे कि अल्कोहल, है ना, अल्कोहल में, एसीटोन में, ये वहां डिसॉल्व होंगे, ठीक है। मगर अगर हम एंथोसियानिन को देखें तो बेटा एंथोसियानिन जो होता है ये वाटर सॉल्युबल है। ये कैसा है? ये वाटर सॉल्युबल है, राइट। अगर आपको सबूत चाहिए तो आप लीफ को क्रश कीजिए हाथ से, पानी में डाल दीजिए, जल्दी कलर नहीं छोड़ेगा, ठीक है। यानी कि वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि हाइड्रोफोबिक नेचर का है, लिपिड है। जबकि आप जामुन लीजिए, स्ट्रॉबेरी लीजिए, कलरफुल कोई भी फ्रूट लीजिए और उसे पानी में ऐसे मैश कर दीजिए, राइट। आप देखेंगे कि पानी बहुत जल्दी उस कलर का हो गया, जैसे जामुन में हम करते हैं, है ना। तो गाइस याद रखना, जामुन के अंदर जो पिगमेंट है वो पिगमेंट है एंथोसियानिन पिगमेंट, और इसीलिए वो पूरे जामुन के कलर को पर्पल कर देता है, पूरे पानी के कलर को पर्पल कर देता है, राइट। सो यस, आंसर वुड बी बी। नाउ द क्वेश्चन इज माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं गाइस? सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं क्या। देखो, एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, राइट। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स जो होते हैं वो एक्चुअली में माइक्रोफिलामेंट्स बनाते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं? माइक्रोफिलामेंट्स बनाते हैं और इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, है ना। इस तरह से अरेंज हो जाते हैं ये माइक्रोफिलामेंट्स, है ना, ये इस तरह से। तो आप क्या देख रहे हो कि ये बहुत सारे माइक्रोफिलामेंट्स हैं और ये प्रॉपरली अरेंज हो रहे हैं इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनके, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, राइट। ये है माइक्रोट्यूब्यूल। बेटा यही माइक्रोट्यूब्यूल को अगर हम देखें तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना। ये क्या है? इस तरह का स्ट्रक्चर जो दो एक दूसरे के परपेंडिकुलर माइक्रोट्यूब्यूल हैं, इनको हम लोग बोलते हैं सेंट्रियोल, राइट। बेटा याद रखना, इन्हीं सेंट्रियोल्स के ऊपर अगर एमॉर्फस मटेरियल लग जाए ऐसा, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोजोम, राइट। और अगर इन्हीं सेंट्रोजोम के ऊपर अगर स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाएं इस तरह से, राइट, ये क्या है? स्पिंडल फाइबर्स अगर अटैच हो जाएं तो अब हम इसी स्ट्रक्चर को बोल देते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं गाइस? एस्टर बोलते हैं, राइट। सिमिलरली गाइस, अगर हम देखें किसी सेल में, राइट, मान लो ये एक यूकैरियोटिक सेल है, तो यूकैरियोटिक सेल में आप देखोगे फ्लैजिला होता है ना, और कभी कभी इनके अंदर आपको सीलिया भी नजर आएंगे। जितने भी फ्लैजिला और सीलिया होते हैं ये सब भी इन्हीं सेंट्रियोल्स से के या माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं, राइट। तो जरा फटाफट देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन यहां दिया हुआ है। माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंट्रियोल्स माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है, बिल्कुल सही बात है। स्पिंडल फाइबर बना होता है, बिल्कुल सही बात है। क्रोमेटिन, ना क्रोमेटिन तो जो है ना वो डीएनए से बनता है, तो ये आंसर नहीं हो पाएगा। सेंट्रोजोम, न्यूक्लियोजोम एंड सेंट्रियोल्स। न्यूक्लियोजोम नहीं होता, ये भी नहीं हो पाएगा। इसके बाद दिया है सीलिया, बिल्कुल होता है। फ्लैजिला बिल्कुल होता है। परऑक्सीजोम नहीं, परऑक्सीजोम के अंदर H2O2 भरा होता है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहां पे दिया है स्पिंडल फाइबर, बिल्कुल सही है। सेंट्रियोल्स बिल्कुल सही है और सीलिया बिल्कुल सही है, इसीलिए आंसर हो जाएगा डी, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज इनक्लोज्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। इनमें से कौन सा ऑर्गेनल सिंगल मेम्ब्रेन से बना हुआ है? सो गाइज, अगर हम ऑर्गेनल्स की बात करेंगे, राइट, तो ऑर्गेनल्स तीन तरह के होते हैं, याद रखो, इसको टेबल बना लो। तीन तरह के ऑर्गेनल्स होते हैं। कुछ होते हैं जिनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, कुछ होते हैं जिनके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, और कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके ऊपर डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, राइट। जैसे कि अगर हम बात करें राइबोसोम्स की, है ना, तो राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल है। सेंट्रियोल मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल है। सेंट्रोजोम, राइट, ये भी सेंट्रियोल से बनता है, तो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल है। वहीं पर अगर हम देखें माइटोकॉन्ड्रिया को, वहीं हम देखें क्लोरोप्लास्ट को, या हम देखें न्यूक्लियस को, तो वो सारे के सारे डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं।
जबकि अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपैरेटस, लाइसोसोम या वैक्यूल्स को, तो ये सारे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हैं। तो ये भी हो गया डबल मेम्ब्रेन, ये भी हो गया डबल मेम्ब्रेन, ये भी हो गया डबल मेम्ब्रेन। लाइसोसोम केवल ऐसा है जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। सो आंसर वुड बी ए, लाइसोसोम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, शुरुआती पार्ट से आया है चैप्टर के। लिखा है सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट? रॉन्ग, करेक्ट नहीं, रॉन्ग, राइट। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकैन। बिल्कुल सही लिखा है गाइस। बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकैन यानी कि प्रोटीन और ग्लूकोज की मिलके बनी होती है। इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, राइट। नाग और नाम की मिलके बनी होती है। वेरी वेरी सिंपल। नेक्स्ट दिया हुआ है पाइली एंड फिम्बरी आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी। ओहो, ये बात थोड़ी गलत लिखती। अगर गाइज हम बैक्टीरिया में देखें तो पाइली जो होती है ना वो एक्चुअली कहलाती है सेक्स पाइली, राइट। मान लो ये एक बैक्टीरिया है जिसके पास इसका खुद का जीनोम तो है ही, मगर साथ में एफ प्लाज्मिड भी है, तो इस सेल को हम लोग बोलेंगे एफ प्लस सेल, ठीक है। अब ये जो एफ प्लस सेल है जब कभी भी एक ऐसे सेल के कांटेक्ट में आता है जिसके पास खुद का डीएनए तो है मगर प्लाज्मिड नहीं है, तो हम बोलेंगे एफ माइनस सेल। इस कंडीशन में बेटा, इस कंडीशन में हमारा जो एफ प्लस सेल है वो एफ प्लस सेल जो है वो एक ब्रिज बनाता है ना। और ये ब्रिज जो बनाता है ये बना होता है पाइली का ब्रिज। काय का बना होता है? पाइली का ब्रिज। कभी कभी हम इसको सेक्स पाइली भी बोलते हैं और इस ब्रिज को हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेशन ब्रिज। कॉन्जुगेशन ब्रिज, राइट। तो बेटा ये ट्रांसपोर्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, ना कि मोटिलिटी का। ऑन द सेम टाइम अगर हम देखें फिम्बरी, तो फिम्बरी जो स्ट्रक्चर होती है गाइस, राइट, फिम्बरी जो स्ट्रक्चर होती है, फिम्बरी के साथ कहानी ये है कि फिम्बरी जो है वो बैक्टीरिया की इस तरह से सरफेस पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ब्रिसल बॉर्डर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, और ये बैक्टीरिया को उनके अटैचिंग सबस्ट्रेट एरिया यानी कि सबस्ट्रेटम पर अटैच करने का काम करती है। क्या करती है? सबस्ट्रेटम पे अटैच करती है। सबस्ट्रेटम पर अटैच करने का काम करती है फिम्बरी। तो दोनों ही मोटिलिटी में इन्वॉल्व नहीं है, मोटिलिटी में इन्वॉल्व होता है फ्लैजिला, राइट। सो ये आंसर ऑप्शन गलत है, गलत ही बताना था हमको, तो आंसर हो जाएगा बी। साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्या फ्लैजिला होता है? बिल्कुल नहीं होता। अगर हम ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया को देखें तो ये नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। माइक्रोप्लाज्मा इज अ वॉल लेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल ठीक है। माइक्रोप्लाज्मा गाइज, इसका एक और नाम आपने पढ़ा है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO, है ना। ये वॉल लेस ऑर्गेनिज्म है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है क्योंकि इनके पास वॉल नहीं है। सो करेक्ट आंसर वुड बी बी। Now the next question is which of the following cell organelle is responsible for extracting energy from carbohydrates to form ATP? So guys, इतनी लंबी कहानी का लास्ट में ये लिखा हुआ है कि ATP का फॉर्मेशन कहां होता है। So guys, सिंपल सा सीधा सा आंसर हम कह सकते हैं कि ATP का फॉर्मेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, राइट। तभी तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, राइट। अब आप मुझसे कुछ बच्चे कहेंगे कि सर क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी तो एटीपी का फॉर्मेशन होता है जब वहां पर फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, राइट। तो जब कभी भी साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है तो एटीपी का फॉर्मेशन होता है सर, है ना। बिल्कुल सही बात है, मगर वो एटीपी डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाती है, कहीं और यूज नहीं होती, है ना। तो मेनली जो एटीपी यूजेबल एटीपी है उसका जनरेशन कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, इसलिए आंसर वुड बी सी। Now the next question is which of the following is true for nucleolus of K? So guys, ध्यान दे से मेरी बात समझना। अगर ये सेल है, अगर ये सेल है
तो सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, राइट। और बेटा ध्यान रखना कि न्यूक्लियस जो है यहां पर बहुत सारा क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है ना, बहुत सारा क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है, यानी कि डीएनए से बना हुआ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। अब होता यह है गाइस कि ये जो क्रोमेटिन है इसमें कुछ खास तरह के क्रोमेटिन्स होते हैं जहां पर राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन होता है। मान लो ये वो पार्ट है, तो यहां पे क्या होगा, राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा होगा, जिसके कारण बहुत सारे प्रोटीन्स यहां पर इकट्ठा होंगे। क्या बन रहा है यहां बन रहा है राइबोसोमल आरएनए बन रहा है, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो बहुत सारे प्रोटीन्स यहां होंगे, है ना, रेप्लिकेशन वाले ट्रांसक्रिप्शन वाले प्रोटीन्स यहां पे होंगे। अगर इस कंडीशन में है तो बेटा यहां पे हमें एक डार्कली स्टेन्ड एरिया नजर आ रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। तो ये जो डीएनए का पार्ट है जिसको हम नॉर बोलते हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन बोलते हैं, यही रीजन आगे जाके क्या बनाता है, न्यूक्लियोलस बनाता है, क्योंकि ये एक डार्कली स्टेन्ड एरिया है। कोई मेम्ब्रेन इसके ऊपर प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, देयर इज नो मेम्ब्रेन ऑन इट, ठीक। तो गाइस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियोलस। जरा ऑप्शन देखते हैं। इट टेक्स पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन, बिल्कुल गलत, स्पिंडल फॉर्मेशन का काम इनका नहीं है। स्पिंडल फॉर्मेशन जो है वो साइटोप्लाज्म में होती है, जहां पर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं यहां, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, बिल्कुल नहीं है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। केवल ऐसा एरिया है जहां बहुत सारे प्रोटीन्स एक साथ प्रेजेंट हैं, बहुत सारा आरएनए एक साथ प्रेजेंट है। क्या क्या होगा वहां, बहुत सारा आरएनए होगा प्लस बहुत सारे एंजाइम्स वहां होंगे, है ना। तो इसलिए ये डार्कली स्टेन्ड नजर आता है, डार्कली कलर्ड नजर आता है। लार्ज न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल्स, नहीं बेटा, जब सेल डिवाइड करता है तो न्यूक्लियोलाई नहीं दिखते। पता है क्यों? क्योंकि उस समय पे ये जो क्रोमेटिन है ये कंडेंस होके क्रोमोसोम बना देता है, राइट। और इस कंडीशन में जबकि ये बहुत ज्यादा कंडेंस्ड है, राइट, ये कोई भी प्रोटीन नहीं बनाएगा, कोई आरएनए नहीं बनाएगा, राइट। तो ये पॉइंट भी गलत हो गया, ठीक। आगे देखते हैं। इट इज द साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, यही बात मैंने आपसे कही थी कि यहां पर ये राइबोसोम का आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं, राइबोसोमल आरएनए का, ठीक है। इसलिए यहां बहुत सारे एंजाइम्स और आरएनए प्रेजेंट होते हैं। कलर्ड नजर आता है, आंसर वुड बी डी। Now the next question is the Golgi complex participates in, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का पार्टिसिपेशन काहे में होता है? क्या रेस्पिरेशन में, बैक्टीरिया के रेस्पिरेशन में होता है? बिल्कुल नहीं। बैक्टीरियल रेस्पिरेशन में जो है ना वो उसकी मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है, और अगर स्पेसिफिकली बोलें तो मेम्ब्रेन का पार्ट होता है मीजोजोम। ये मीजोजोम वहां रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती है बैक्टीरिया में, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं बन रहा है। फॉर्मेशन ऑफ सिक्रीटरी वेसिकल्स, हाँ, अगर आप गोल्जी को देखो गाइस तो गोल्जी के दो पार्ट्स होते हैं, ध्यान से देखना, गोल्जी के दो पार्ट्स होते हैं। ये है गोल्जी के सिस्टर्ना, सैक लाइक डिश लाइक स्ट्रक्चर, राइट। यहां पे प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है गोल्जी, राइट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है गोल्जी, प्रोटीन्स वगैरह आके गोल्जी में जाते हैं, यहां पे इसकी पैकिंग होती है, राइट। इस पार्ट को हम लोग बोल देते हैं सिंथेटिक फेज या सिस फेज। इसके बाद ये जो गोल्जी होती है ये कुछ वेसल्स बनाती है ना, जैसे कि ट्रांसपोर्ट वेसल्स, लाइसोसोम वगैरह बनाती है, और ये बनाती है अपने ट्रांस फेज के ऊपर, राइट। सो यस, इसका काम क्या है, सिक्रीटरी वेसल्स को निकालना या लाइसोसोम को बनाना, राइट। सो यस, करेक्ट आंसर वुड बी बी। फैटी एसिड का ब्रेकडाउन काम होता है ग्लाइकोजोम का, राइट, और एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड भी इनका काम नहीं है, आंसर वुड बी डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डज नॉट, बेटा जहां कहीं पे भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए आपको इसको सर्कल आउट करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डज नॉट अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो बेटा अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखें तो दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम जानते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनके ऊपर जो है ना वो
राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है, और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिन पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। रफ वाले जो होते हैं ये हमेशा प्रोटीन्स को बनाते हैं, राइट, इनका काम होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम जो होता है मेनली वो लिपिड और लिपिड से एसोसिएटेड चीजों को बनाना होता है, ठीक। अब जरा ऑप्शन में देख लेते हैं, पूछ रहे हैं ये कौन सा काम है जो रफ में नहीं होता। क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, प्रोटीन फोल्डिंग एंड दिस वन, राइट गाइस। क्लीवेज ऑफ सिंगल पेप्टाइड ये काम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। आप पूछोगे कैसे, तो जरा समझना पड़ेगा कैसे। देखो मैं अगर बनाऊं तो ये रहा हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पर बहुत सारे राइबोसोम्स जुड़े हुए हैं, और अगर राइबोसोम जुड़े हैं तो यहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस भी हो रहा होगा। मान लो ये प्रोटीन है हमारा ब्लू कलर का प्रोटीन, ठीक है, पेप्टाइड है एक्चुअली ये। अब बेटा होता क्या है कि पेप्टाइड को कहां जाना है ना, उसके ऊपर शुगर ऐड होनी है या लिपिड ऐड होना है, ये डिसाइड करने के लिए एक और प्रोटीन इसके साथ अटैच होता है ना। बेटा ये जो प्रोटीन रेड कलर का मैंने बनाया है इसको हम लोग बोलते हैं सिग्नल पेप्टाइड। और बेटा ये सिग्नल पेप्टाइड जो है ना ये बताता है कौन सा प्रोटीन ऐड होना चाहिए ग्लूकोज में, कौन सा प्रोटीन ऐड होना चाहिए शुगर में, कौन सा लिपिड में, और उसकी डायरेक्शन क्या होना चाहिए, कहां जाना चाहिए। तो ये सब चीजें कौन डिसाइड करता है, ये सिग्नल मॉलिक्यूल, है ना। तो जब ये काम हो जाता है तो इसके बाद ये सिग्नल मॉलिक्यूल यहां से कट हो जाता है इस तरह से, है ना। और ये काम कौन करता है, ये काम भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राइट। आंसर नहीं सॉरी, इसका ये नॉट बताया है ना। तो ये एक फंक्शन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है ना। उसके बाद प्रोटीन की फोल्डिंग भी करता है। अगर ये प्रोटीन बिल्कुल बेसिक है यानी कि प्राइमरी पेप्टाइड के फॉर्म में यहां प्रेजेंट है तो इसकी ये फोल्डिंग भी करेगा, राइट। फोल्डिंग करने से इस प्रोटीन का एक स्पेसिफिक शेप आ जाएगा, स्ट्रक्चर आ जाएगा, और ये अब बिहेव कर सकता है एज अ एंजाइम। तो ये काम भी इसका होता है, बिल्कुल सही लिखा है बेटा। फॉस्फोलिपिड बायोसिंथेसिस जो है ना ये काम होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। आप देख पा रहे हो लिपिड से कनेक्टेड सारा काम कौन कर रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो यस, इसका जो आंसर बनता है वो बनता है प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन। ये ग्लाइकोसाइलेशन का काम होता है गोल्जी एपैरेटस का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नहीं होता, इसीलिए आंसर हो जाएगा ए। So the next question is, many ribosomes may associate with a single mRNA to form multiple copies of polypeptide simultaneously. Such string of ribosomes are called as। देखो भाई, बैक्टीरिया में अगर हम देखें तो बैक्टीरिया में डीएनए से आरएनए बना, राइट। अब होता यह है कि इस आरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स एक साथ अटैच हो जाते हैं, स्मॉल सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, राइट, स्मॉल सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट। तो इनसे बहुत सारे राइबोसोम्स एक साथ अटैच हो जाते हैं। इसका फायदा यह होता है कि कम समय में मल्टीपल राइबोसोम्स की हेल्प से एक ही आरएनए से बहुत सारे पेप्टाइड्स या प्रोटीन्स बनके तैयार हो जाते हैं, है ना। बेटा ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है इस समय, जहां पर एक आरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच होते हैं बैक्टीरिया में, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीसोम्स। पॉली मतलब होता है मैनी और जोम मतलब होता है बॉडी, राइट। तो बहुत सारी बॉडीज एक साथ अटैच्ड हैं, इसको हम बोलते हैं पॉलीसोम, राइट। सो आंसर वुड बी सी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, काफी कॉम्प्लेक्स है। अब एनसीईआरटी ने इसको हटा दिया है, बट 2018 तक ये आता था, राइट। तो जरा ध्यान से देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है ना। लिखा हुआ है मेटासेंट्रिक सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स के शेप, राइट। सो गाइस, अगर हम सेंट्रोमियर की पोजीशन के हिसाब से क्रोमोसोम्स को समझने की कोशिश करें तो अगर दोनों क्रोमोसोम के दोनों आर्म्स बराबर हैं
है ना। तो ये एनाफेज में वी शेप का नजर आता है, राइट। देखो जरा, अगर ये सेंट्रोमियर है और इसके ऊपर दोनों जो आर्म्स हैं ये इक्वल साइज के हैं, तो जब एनाफेज में क्रोमोसोम्स को ऐसे खींचा जाएगा तो ये वी शेप के नजर आएंगे, राइट। वी शेप के नजर आएंगे ये, है ना। हम इनको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक, सॉरी, इसको हम लोग बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको हम लोग बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, एम। ठीक है। कभी कभी जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनका एक आर्म थोड़ा छोटा होता है और एक आर्म काफी बड़ा होता है, और एनाफेज में ये क्रोमोसोम एल शेप के नजर आते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, राइट। इसके बाद कभी कभी सेंट्रोमियर के बाद एक आर्म बहुत ही छोटा सा होता है और एक आर्म काफी लंबा सा होता है, तो एनाफेज में ये जे शेप के नजर आते हैं गाइस। अगर ऐसा है तो ये एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। कभी कभी सेंट्रोमियर के बाद केवल एक ही आर्म जुड़ी हुई होती है, दूसरी आर्म होती ही नहीं है। इस कंडीशन में हम इसे बोलते हैं टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, रिप्रेजेंटेड बाय टी हियर, राइट। सो गाइज याद रखना, ये जो एल शेप का है ये क्या है? ये है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, राइट। सो यस, ये वाला कॉम्बिनेशन ठीक है, हमें पता करना है इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। हाँ, दूसरा लिखा हुआ है एलोसोम्स आर सेक्स क्रोमोसोम, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है गाइस। अगर हम क्रोमोसोम्स के टाइप देखें, क्लास 12th का कॉन्सेप्ट है ये, अगर हम क्रोमोसोम्स का टाइप देखें तो एलोसोम्स होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स और ऑटोसोम्स होते हैं सोमेटिक क्रोमोसोम्स, राइट। सोमेटिक क्रोमोसोम्स। तो आपने देखा होगा कि जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है हमारे अंदर, वो ए प्लस एक्स वाई है इन मेल एंड ए प्लस एक्स एक्स है फीमेल में। तो जो ए होते हैं गाइज, ये होते हैं ऑटोसोम्स, और एक्स वाई ये होते हैं एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम, राइट। तो ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। गाइस, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम अगर आप देखोगे तो ये वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो देखने में लैंप को साफ करने वाले ब्रश की तरह नजर आते हैं। इनमें ब्रिसल्स कुछ इस तरह से हमें बेसिकली नजर आते हैं, ठीक है ना। इनको हम बोलते हैं लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। और ये कब नजर आते हैं बेटा? ये हमें केवल तभी नजर आते हैं जब डिप्लोटीन स्टेज काफी ज्यादा एक्सटेंड हो जाती है। सो डिप्लोटीन स्टेज के बायोवेलेंट्स को ही हम लैम्प ब्रश क्रोमोसोम बोलते हैं, सच बात। इसके बाद दिया है पॉलीटीन क्रोमोसोम। गाइस, पॉलीटीन क्रोमोसोम जो होता है ना, वो oocytes में पाए जाने वाले क्रोमोसोम है, मगर एम्फीबियंस के अंदर नहीं। ये पाया जाता है इंसेक्ट्स के अंदर, राइट। तो जो गलत वर्ड लिख दिया इन्होंने वो एम्फीबियंस लिख दिया, इनको लिखना चाहिए था इंसेक्ट, ठीक है, तब ये सही होता। अदरवाइज ये पॉइंट गलत हो गया है और हमारा आंसर भी है पॉलीटीन, राइट, डी। Now the next question is quite simple. Nissls granules are mainly composed of, right? तो बेटा एक बात समझना, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये है हमारा न्यूरॉन, राइट, कुछ ऐसे ही होता है ना न्यूरॉन, ये कुछ ऐसी न्यूरॉन होता है ना। तो आपने देखा होगा न्यूरॉन में ये वाली बॉडी जो है वो साइटॉन कहलाती है, ऊपर वाला पार्ट, और ये वाला जो पार्ट होता है वो एक्सॉन कहलाता है। याद आ रहा है? इसी में आपने देखा है कि साइटॉन के अंदर इस तरह से न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, राइट। और न्यूक्लियस के बाद ये आपको ये डेंड्राइट्स नजर आ रहे हैं, ये सारे डेंड्राइट्स नजर आ रहे हैं। इन्हीं न्यूक्लियस के अंदर आपको यहाँ पे बहुत सारे ग्रेन्यूल्स नजर आते हैं, राइट। डेंड्राइट्स में ये ग्रेन्यूल्स नजर आते हैं, मगर ये ग्रेन्यूल्स कभी भी आपको एक्सॉन में नजर नहीं आएंगे। इन्हीं ग्रेन्यूल्स का नाम होता है नेसल्स ग्रेन्यूल। तो गाइस, अगर आप निसल्स ग्रेन्यूल को देखो तो ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, यानी कि यहां पर इस तरह से एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर यहां पर प्रेजेंट होता है राइबोसोम। ये है राइबोसोम और ये है ईआर, इनको हम लोग बोलते हैं नेजल्स ग्रेन्यूल्स। देखो जरा क्या लिखा है, Nissls body या Nissls granules are mainly composed of nucleic acid and smooth endoplasmic reticulum। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को तो बना होता है मगर न्यूक्लिक एसिड नहीं। डीएनए एंड आरएनए बिल्कुल नहीं। प्रोटीन एंड लिपिड्स बिल्कुल नहीं। ये बना होता है एक फ्री राइबोसोम का,
और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो देखो अगर राइबोसोम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर तो ऑफ कोर्स ये कैसा हो जाएगा, रफ तो हो ही जाएगा ना, राइट। सो आंसर वुड बी डी, राइट। चलो, now the next question is which of the following pair of organelle does not contain DNA? इनमें से कौन सा ऑर्गेनल है जिसमें डीएनए नहीं होता? सो गाइज एक बात याद रखिए हमेशा हमेशा कि वो ऑर्गेनल्स जिनके पास डीएनए है वो कहलाते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स, राइट। कैसे कहलाते हैं? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। ये दो होते हैं, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर भी डीएनए होता है मगर ये न्यूक्लियस अपने सारे के सारे प्रोटीन को खुद ही बना लेता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को कुछ प्रोटीन्स न्यूक्लियस वाले डीएनए से मिलते हैं, इसलिए तो कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस, अपने ऊपर डिपेंडेंट हैं, ऑटोमेटिक हैं, ऑटोनॉमस हैं, मगर पूरी तरह नहीं है, सेमी ऑटोनॉमस, ठीक है। तो बस हमें ये दो ऑप्शन ढूंढना है गाइस, और इसके हिसाब से लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, लाइसोसोम और वैक्यूल्स, राइट। सो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? बताना है गलत स्टेटमेंट कौन सा है। लाइसोसोम्स हैव न्यूमेरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लाइसोसोम्स के पास 40 से ज्यादा हाइड्रोलिसिस यानी कि ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाले प्रोटीएज एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। लिपिड को ब्रेक डाउन करने वाले लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, है ना। और शुगर्स को ब्रेक करने वाले कार्बोहाइड्रेज एंजाइम्स डिफरेंट तरह के प्रेजेंट होते हैं। तो कुल मिला के 40 और उससे ज्यादा ही एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एसिडिक कंडीशन में एक्टिवेट होते हैं गाइस। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम का पीएच जो है वो 1 से 3 के बीच में इसका पीएच रहता है, राइट। तो बी ऑप्शन है द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स और लाइसोसोम्स आर एक्टिव अंडर द पीएच एसिडिक पीएच। तो एसिडिक पीएच क्या होता है? 7 से कम वाला। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये भी बिल्कुल सही बात है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, यहां पर सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गलत बोल दिया बेटा, याद रखिएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट, इनसे बनता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। आप देख रहे हो कॉन्सेंट्रिक प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इनसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनता है। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के ट्रांसफेस पर, इनके ट्रांसफेस पर यहां बनता है लाइसोसोम, राइट। सो रेटिकुलम के ऊपर नहीं बनता है, गोल्जी एपरेटस पे बनता है, ये बात लिखना चाहिए थी। इसलिए डी ऑप्शन हो गया रॉन्ग और आंसर भी हमारा क्या हो गया? डी, राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमिनिस सेल्यूला ई सेल्यूला किसने दिया था? तो गाइज ये बात है सेल थ्योरी। शेल्डन और स्वान दो साइंटिस्ट थे, एक जूलॉजिस्ट और एक बॉटनिस्ट। इन्होंने मिलकर सेल थ्योरी पहली बार प्रपोज करी थी और कहा था कि इन्होंने कहा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, प्लांट्स या एनिमल, वो सब के सब सिंगल यूनिट सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। मगर वो ये नहीं बता पाए कि ये सेल्स कहां से आते हैं, जिसको फिर एक्सप्लेन किया था रुडोल्फ विर्काउ ने, और फिर सेल थ्योरी को ठीक किया था। और इन्होंने कहा था कि सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्या बोला था उन्होंने? सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। और अगर ऐसा है तो दोनों को मिला के फिर मॉडर्न सेल थ्योरी बनाई गई, और यही वर्ड था सेल फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्यूला ई सेल्यूला। सो यस, आंसर वुड बी ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, इंपॉर्टेंट एज वेल। Which of the following statement regarding the mitochondria is incorrect? सबसे पहली बात ये पूछ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, राइट। तो गाइज ये बोलते हैं कि अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, बिल्कुल सच बात। बाहर की मेम्ब्रेन जो होती है बहुत सिंपल होती है,
जबकि अंदर की मेम्ब्रेन जो होती है ना वो काफी डिफरेंट नेचर की होती है ना कि सिर्फ इस पे इस तरह से फोल्डिंग या कॉन्वुलेशंस देखने को मिलते हैं, राइट, बल्कि ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नेचर की भी होती है। अगर हम देखेंगे आउटर मेम्ब्रेन को अगर हम देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा परमिसिबल होती है, बहुत सारे प्रोटीन्स शुगर्स इसमें से क्रॉस कर सकते हैं वेरी इजीली, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आयन चैनल्स नहीं होते, सिंपल सी शुगर होती है, तो यहां से फैट, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट बहुत इजीली ट्रांसफर होते हैं, बिल्कुल सच बात है, राइट। मगर अगर हम अंदर वाली मेम्ब्रेन को देखें तो ये मेम्ब्रेन में बहुत सारे प्रोटीन्स चैनल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, राइट, ये बहुत सारे प्रोटीन्स और चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नेचर की होती है, ठीक है। क्या लिखा है, एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स आर एम्बेडेड इन द आउटर मेम्ब्रेन, ये स्टेटमेंट गलत लिखा है बेटा। इनर मेम्ब्रेन पर, यहां पर इनर मेम्ब्रेन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के प्रोटीन्स लगे होते हैं, ना कि आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर लगे होते हैं, तो ये स्टेटमेंट इनका गलत हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द इनर मेम्ब्रेन इज कॉन्वुलेटेड विद फोल्डिंग्स, बिल्कुल सही बात है, इनर वाली जो है कॉन्वुलेटेड है, फोल्डिंग्स हैं, और इन्हीं कॉन्वुलेशंस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टा, क्या बोलते हैं, क्रिस्टा, राइट। द नेक्स्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम, बिल्कुल सही बात है। अगर हम राइबोसोम के अंदर देखें, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखें तो यहां पर हमें सिंगल क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल मिलेगा, कैसा, सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल जो कि क्लोज्ड है, राइट, सर्कुलर है, राइट, मगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का है, राइट। क्लोज का मतलब यहां पे कोई भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, राइट, नेकेड डीएनए है, दोनों एंड एक दूसरे से मिले हुए हैं, क्लोज्ड सर्कुलर भी है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी है। अलॉन्ग विद दैट यहां पे आपको काफी सारे राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे, राइट, और ये जो राइबोसोम्स होंगे गाइस ये 70s राइबोसोम्स होने वाले हैं हमेशा। सो यस, ये स्टेटमेंट भी सही हो गया है, और गलत स्टेटमेंट सिर्फ ये वाला है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Now guys, the next question is which of the following statement about inclusion bodies is incorrect? तो आपको समझना पड़ेगा कि inclusion bodies क्या होती हैं और उनके बारे में गलत स्टेटमेंट क्या है। तो देखो ये एनसीईआरटी का लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, इंक्लूजन बॉडीज। गाइज इंक्लूजन बॉडीज ये वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, कोई मेम्ब्रेन इस पे नहीं होता, मगर ये स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है, ठीक है ना। जरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है, दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ द फूड पार्टिकल्स, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, राइट, ये इंजेक्शन नहीं करते, इंजेक्शन करने वाला पार्ट जो होता है वो फेगोसोम्स कहलाते हैं, राइट, तो यहां पे वो फूड पार्टिकल्स के बारे में बात नहीं हो रही है। साइटोप्लाज्म में फ्रीली फाउंड होते हैं, बिल्कुल सही बात है, राइट। रिजर्व फूड मटेरियल यहां पे प्रेजेंट होता है, प्रोटीन, शुगर्स, लिपिड के फॉर्म में इसमें रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है, सही बात है, राइट। दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, ये भी बिल्कुल सच बात है, राइट। सिर्फ ये स्टेटमेंट ए गलत दिया हुआ है गाइस, तो आंसर हो जाएगा ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन of glycoproteins and glycolipids in eukaryotic cell। यूकैरियोटिक सेल में कहां पर ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन होता है। सो गाइज आपको याद रखना है कि ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइको प्रोटीन्स का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है हमारे गोल्जी बॉडीज के अंदर, राइट, यहां पर ही असेंबली होती है, प्रोटीन बनता है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में और उस पर शुगर ऐड होता है गोल्जी एपैरेटस पे। सो आंसर वुड बी बी, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, काफी क्वेश्चंस यहाँ पे एक साथ ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा समझना जरा। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है और बताना है कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है, ठीक है ना, करेक्ट वाले को आपको बताना है इनमें से। जरा समझते हैं, पहला दिया हुआ है क्रिस्टी। सो गाइज याद रखिएगा क्रिस्टी क्या होता है, अगर मैं बोलूं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होती है और जो इनर मेम्ब्रेन होती है गाइज वो काफी ज्यादा
कॉन्व्यूलेटेड होती है कुछ इस तरह से, है ना, इस तरह से कॉन्व्यूलेटेड मेम्ब्रेन होती है इनर वाली। और ये जो कॉन्व्यूलेशन है, ये जो फोल्डिंग है गाइस, इसी फोल्डिंग को हम लोग कह देते हैं क्रिस्टा, राइट। सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करती है। सो यस, क्रिस्टा इज द इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन 3 करेक्ट बैठ रहा है, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट, थैलेकॉइड। सो गाइज अगर हम बात करें सेकंड ऑर्गेनल की, जो कि है क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड, तो प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, मगर माइटोकॉन्ड्रिया में इनफोल्डिंग्स पाई जाती हैं। इसके अंदर देखा जाए तो दोनों मेम्ब्रेन बराबर होती हैं। यहां प्रेजेंट होता है स्ट्रोमा, राइट। और गाइस देखो, स्ट्रोमा के अंदर यहां पर प्रेजेंट होते हैं थैलेकॉइड्स। कभी कभी थैलेकॉइड्स अकेले होते हैं और कभी कभी थैलेकॉइड्स जो होते हैं वो ग्रेना के फॉर्म में एक के ऊपर एक ऐसे पाए जाते हैं गाइस। और ये जो पार्ट है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, थैलेकॉइड, राइट। इसी थैलेकॉइड्स में पिगमेंट भरा होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट, और फोटोसिंथेसिस होती है। सो यस, बी थैलेकॉइड इज फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक इन द स्ट्रोमा ऑफ प्लास्टिड्स, राइट। तो ये हो जाएगा इसका 4, राइट। अब नेक्स्ट देखो जरा, सेंट्रोमियर क्या होता है। देखो भाई, अगर मैं बोलूं कि ये एक क्रोमोसोम बना रहा हूं मैं, तो समझना ये एक आर्म है, ये दूसरा आर्म है, राइट। और बीच का ये हिस्सा क्रोमोसोम में जो आप देख रहे हो, जहां डिप्रेशन नजर आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, राइट। क्या बोलते हैं गाइस इसको, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं। बेटा इसी प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन पर 2 प्रोटीन्स लगे होते हैं यहां पे इस तरह से, जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन्स, ठीक है। और दोनों स्ट्रक्चर को मिला दो तो ये बन जाता है सेंट्रोमियर, राइट। ये बन जाता है सेंट्रोमियर। तो गाइज याद रखना कि सेंट्रोमियर क्या है, सेंट्रोमियर इज द प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन इन द क्रोमोसोम। सो यस, सी का हो जाएगा 1 और बचा सिस्टर्ने। तो गाइज याद रखो, इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होती हैं, और सैक लाइक स्ट्रक्चर इन द गोल्जी एपरेटस, राइट। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर इन द गोल्जी एपरेटस, ये दोनों ही सिस्टर्ना कहलाता है। सो यस, इसका हो जाएगा 2। आंसर बन रहा है 3 4 1 2, 3 4 1 2, राइट। 3 4 1 2, आंसर वुड बी सी, ठीक है। नो, आंसर वुड बी बी, राइट। सी नहीं, आंसर वुड बी बी हो जाएगा ये, 3 4 1 2, राइट। Now the next question is, when the centromere is situated in the middle of 2 equal arms of chromosomes, the chromosomes is referred as। अब guys देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट से समझना। अगर मैं बोलूं कि ये क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर है, ठीक है ना, और इस क्रोमोसोम के दोनों ही आर्म एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है, यानी कि ये जो सेंट्रोमियर है दोनों आर्म्स के सेंटर में है, और ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ माइटोसिस दोनों ही क्रोमोसोम जब मूव करेंगे तो ये वी शेप बनाएंगे। अगर ऐसा है तो इनको हम लोग बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है। दूसरे केस में देखो जरा, मान लो एक आर्म थोड़ी छोटी है और एक आर्म पहले की तरह बड़ी है। इस कंडीशन में जब एनाफेज आएगा, क्रोमोसोम मूव करेंगे ऑपोजिट पोल्स की तरफ, तो ये एल शेप स्ट्रक्चर बनाएगा गाइस। अगर ऐसा है तो ये हो जाएंगे सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। थर्ड केस क्या है गाइस, कि अगर ये सेंट्रोमियर है, एक आर्म बहुत ही छोटा और दूसरा काफी लंबा, राइट। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि ये जो है एनाफेज में जे शेप स्ट्रक्चर बनाएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है। और लास्ट टाइप का क्रोमोसोम जो है गाइस, इसमें सेंट्रोमियर होता है और केवल एक तरफ एक आर्म होती है, दूसरी आर्म एब्सेंट होती है। अगर ऐसा है तो ये आई शेप कहलाएगा, हम इसको बोलते हैं टीलोमेरिक क्रोमोसोम। तो क्वेश्चन क्या बोलता है,
व्हेन द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इन द मिडिल, अगर मिडिल में है, अगर ऐसा है तो ये मेटासेंट्रिक कंडीशन कहलाएगी। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आता रहता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्गेनल्स दैट आर इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स आर, इनमें से कौन सा ऑर्गेनल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा है? तो गाइस बहुत सिंपल सी बात है, आपको जरा समझना होगा कि देखो हमारे पास ये रहा इंटरनल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के बाद आप देखोगे कि जो इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर से एक आउटर मेम्ब्रेन होता है और एक इनर मेम्ब्रेन होता है। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, इस आउटर मेम्ब्रेन से बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइट, क्या बना है इसके पास से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बहुत सारे वेसल्स निकलते हैं और ये बना लेते हैं गोल्जी एपैरेटस। राइट, ये बना लिया इन्होंने गोल्जी एपैरेटस, है ना। तो जहां गोल्जी बन रही है वो है सिस फेस, और जहां से गोल्जी लाइसोसोम्स वेसिकल्स बना रही है, राइट, वो है इसका ट्रांसफेस। सो गाइस आप ध्यान दोगे कि हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी एपैरेटस, लाइसोसोम और वैक्यूल्स, ये 4 ऑर्गेनल्स होते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के ऑर्गेनल्स। राइट, तो गाइस कौन कौन से 4 ऑर्गेनल्स हो गए? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। इसीलिए कभी कभी हम इनको बोल देते हैं ERGL कॉम्प्लेक्स। राइट, सो गाइस यहां पे बस ढूंढना है हमको कि सही आंसर क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वेसल्स, बिल्कुल सही दिया हुआ है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया दे दिया है बेटा, तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, राइट, ये सब जो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया यहां दे दिया है, राइबोसोम दे दिया है, ये भी नहीं होता। राइट, इसके बाद यहां पर भी माइटोकॉन्ड्रिया दे दिया है, ये भी नहीं होता है, यहां भी दे दिया है माइटोकॉन्ड्रिया। राइट, so guys the correct answer would be A. Now the next question is which of the following statement with respect to endoplasmic reticulum is incorrect? देखो ध्यान रखना, इनकरेक्ट पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? 2022 का क्वेश्चन है, रिसेंट बिल्कुल। राइट, सो गाइस ध्यान देना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिवाइड ऑफ राइबोसोम। अब एक बात समझो, अगर आप ER को देखोगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखोगे, तो ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर आप देखोगे तो यहां पे कोई राइबोसोम नहीं है, कोई राइबोसोम नहीं है, जबकि यहां पर आप देखोगे तो आपको यहां राइबोसोम यानी कि प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल नजर आएगा। अगर ऐसा है तो यहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा होगा, मगर यहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में केवल लिपिड का सिंथेसिस होगा, प्रोटीन का नहीं। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। SER इज डिवाइड ऑफ राइबोसोम्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, राइबोसोम नहीं होता। प्रोकैरियोट्स के अंदर RER प्रेजेंट होते हैं, नहीं, प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता। याद रखो, इन प्रोकैरियोट्स अगर हम बात करेंगे, देयर इज नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। राइट, ये बात आपको याद रखना है कि कभी भी प्रोकैरियोट्स में कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। राइट, SER आर द साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है गाइस। एंड RER इज राइबोसोम अटैच्ड टू ER, बिल्कुल सही बात है। सिर्फ गलत स्टेटमेंट जो दिया है B दिया है, इसलिए हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। राइट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लेक्स, इसको हमें समझना होगा अच्छे से। देखो जरा, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम्स दिए हैं, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। तो इस बात को जरा समझना कि कौन सा क्रोमोसोम क्या है। अगर देखो, अगर ये सेंट्रोमियर है और सेंट्रोमियर में दोनों ही आर्म बराबर हैं ऐसे, तो इनको हम बोलेंगे मेटासेंट्रिक, बोथ आर्म इक्वल। राइट, बोथ आर्म कैसे होते हैं? बोथ आर्म इक्वल। अगर ऐसा है तो ये कहलाता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। और अगर हम इन्हीं क्रोमोसोम्स को एनाफेज में देखें, तो जहां पर क्रोमोसोम्स को खींचा जाता है टुवर्ड्स द पोल, तो ये नजर आता है वी शेप का, क्योंकि दोनों आर्म बराबर हैं। ठीक है,
दूसरा है गाइज सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम वो होते हैं जिनके पास एक सेंट्रोमियर है, एक आर्म थोड़ी छोटी है और एक आर्म थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है, इसीलिए ये एनाफेज में एल शेप का नजर आते हैं। अगर ऐसा है तो ये कहलाता है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है। फिर दिया हुआ है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में एक सेंट्रोमियर है, जो एक आर्म है वो बहुत ही छोटी सी है, देख रहे हो, और दूसरी आर्म रिलेटिवली काफी बड़ी है। अगर ऐसा है तो ये एनाफेज में जे शेप का नजर आता है। अगर ऐसा है तो ये कहलाते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है। जबकि लास्ट में दिया हुआ है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। टीलोसेंट्रिक में क्या होता है कि ये सेंट्रोमियर है, तो यहां पर केवल एक आर्म जुड़ी होती है, दूसरी तरफ कोई आर्म नहीं है। आर्म ऑन वन साइड, बात समझना, आर्म ऑन वन साइड। अगर ऐसा है तो गाइज ये जो है आई शेप का नजर आएगा ड्यूरिंग एनाफेज, और इसको हम कहेंगे टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, राइट। सो गाइज इसको जरा हम देख लेते हैं कहां कहां पे कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो डी वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है गाइज, राइट। सो आंसर वुड बी डी। तो गाइज ये थे सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के, राइट। आप और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।